तकनीकी शिक्षा में जो भारतीय भाषाओं में किताबें वगैरह बनाई जा रही हैं, उसमें भी हम लोग इसी बात को प्रमोट कर रहे हैं कि भाषाओं को बजाय संस्कृत निष्ठ तरीके से पढ़ाने के, अगर उनको सरल करके पढ़ाया जाए तो उनकी जो रीच होगी वो ज़्यादा होगी, ज़्यादातर लोग उनको ज़्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे। और हमारा प्रयास उसमें यही है कि भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं, 13 भाषाएं, ना सिर्फ हिंदी, बल्कि वो 13 भाषाएं हैं, अगर उनमें हम तकनीकी शिक्षा करेंगे, मेडिकल पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, तो उससे हमारी भाषाओं के प्रिजर्वेशन में भी मदद मिलेगी और लोगों से कनेक्ट करने में मदद मिलेगी। और इसके साथ जो लोगों की जो ग्राह्यता है, जो सब्जेक्ट को ग्रहण करने की जो और उसमें जो इनोवेशन की जो गुंजाइश है वो काफी ज्यादा रहेगी। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन एक मैं देने जा रहा हूँ पावर पॉइंट के माध्यम से, जिसे मेरे दो शोध छात्रों ने प्रिपेयर किया है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें उदाहरणों के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें जो रेखांकित करूं जो डॉक्टर बालेंद्र शर्मा ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन उसमें से शायद कुछ और नया चीज भी निकल के आएगा। तो साहित्य और कृत्रिम मेधा एक बहुत ही व्यापक टॉपिक है। साहित्य जो है वो इतना व्यापक है कि साहित्य की परिभाषाओं पर कोई कोई भी एकात्मकता नहीं है। जैसे राम जो है, अपने अपने राम, राम का इंटरप्रिटेशन आप हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है, इसी प्रकार से साहित्य की भी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। और साहित्य का जो मेल रूप है वो उसमें मेन जो है उसका शाब्दिक अर्थ है सहभाव। और उसमें भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं इस पर बाद में और चर्चा भी करूंगा। और इसी का अगर अंग्रेजी शब्द देखें, उसमें लिटरेचर है। लिटरेचर बेसिकली लेटर शब्द से बना है। और लेटर शब्द जो है उसमें भाव की उतनी उतनी अहमियत नहीं है जितनी साहित्य के अंदर है। तो थोड़ा सा जो है, जो फर्क है वो साहित्य और लिटरेचर में भी थोड़ा सा भावात्मक रूप में फर्क है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो अगर सरल शब्द में बोलें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अंग्रेजी में अगर बोलें तो एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस बिहेवियर, यानी कि बुद्धिमान मानव के व्यवहार की नकल करने की मशीन की क्षमता है। तो बेसिकली आप मशीन को इस्तेमाल करके एक एक आप मानव को कैसे होना चाहिए उसका उसका एक कोशिश करते हैं मशीन के थ्रू मानव व्यवहार को कॉपी करने की। और ये जो पिक्चर आप लेफ्ट में देख रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब बताया गया कि भाई आप साहित्य और कृत्रिम मेधा को एक पिक्चर के रूप में आप ड्रॉ करिए, तो ये आपने एक ये जो पिक्चर है ये एक ड्रॉ करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। और ये खास तौर पे इसी प्रेजेंटेशन के लिए बनाई गई है। तो ये काफी हद तक ये रिप्रेजेंट करती है कि एआई क्या है, मशीन के थ्रू साहित्य का सृजन। अब जैसा कि मैंने कहा कि साहित्य क्या है, तो साहित्य जो है एक बहुत ही व्यापक शब्द है। और इसके जो है अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग परिभाषाएं। प्रेमचंद जी ने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है। बाल कृष्ण भट्ट ने उनको डिफाइन किया, कहा कि साहित्य जो है वो जन समूह के हृदय का विकास है। इसी प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की परिभाषा दी कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। इसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अलग डेफिनेशन दी। तो कहने का मतलब है कि ये इतना व्यापक शब्द है कि इसके इंटरप्रिटेशन, इसकी डेफिनेशन बहुत बहुत पर्सन डिपेंडेंट है और व्यक्ति के साथ से बदलती है और चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हिंदी साहित्य की आप विधाएं देखें, तो हिंदी साहित्य में नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, कविता, लघु कथा, प्रहसन जो कॉमेडी बोलते हैं, विज्ञान कथा, व्यंग, पुस्तक समीक्षा, पर्यालोचन, साक्षात्कार, ये सब जो है साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं। और ये सब साहित्य में हमें यही देखना है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करती है। अभी एक जो नई एक विधा जो बन रही है साहित्य में, वो है वैज्ञानिक साहित्य, जिसको हम साइंटिफिक लिटरेचर भी कह रहे हैं। और साइंटिफिक लिटरेचर अब हिंदी से धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है। अभी एक साइंटिफिक लिटरेचर को देखा जाए तो पिछले 20 साल में हिंदी में काफी साहित्य, इस वैज्ञानिक साहित्य का सृजन किया गया है। अगर अपन मोटे मोटे तौर पर अपन इसको समझने की कोशिश करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो आप देखेंगे कि ये एक बड़ा आइलैंड है।
जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक छोटा समूह जो है उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। फिर उसके अंदर फिर सबसे छोटा जो समूह है वो लैंग्वेज लर्निंग मैनेजमेंट का है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है उसमें एक लेयर जो है इनपुट लेयर होती है, और उसके बाद एक आर्टिफिशियल लेयर होती है, और इन बिटवीन उसके अंदर काफी सारी डिसीजन ट्रीज होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन्स होते हैं। और जब ये मल्टीपल लेयर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं तो उसको डीप लर्निंग भी बोला जाता है। और इसमें जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसमें लैंग्वेज भी आ जाती है, और लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेसिंग भी आ जाती है, एनएलपी। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से एक और डायमेंशन है जिसको कंप्यूटर विजन कहते हैं। तो कंप्यूटर विजन में आप जो छवि हैं, वीडियोस हैं, उनको लेकर के उनसे आप अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, जैसे कि चेहरा पहचानना, वस्तु की पहचान करना, छवि का कैटेगराइजेशन करना। अभी आप गूगल का लेंस है, उसमें आप किसी फोटो डालेंगे तो वो पूरे इंटरनेट से आपको ढूंढ करके ले आएगा कि उससे मिलते जुलते क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो उससे जिंदगी में काफी सुगमता इन सब चीजों से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है। अब साहित्य के लिए आते हैं, तो साहित्य के लिए एआई क्या क्या कर सकती है। तो जैसा कि बालेंदु जी ने कहा, साहित्य के लिए बहुत सारी चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। लेकिन ये एक जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही ड्रॉ करवाया गया, जिसमें एक उनको निर्देश दिया गया कि हिंदी साहित्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फोटो आप ड्रॉ करिए। तो इसमें एक हिंदी वेशभूषा पहने हुए व्यक्ति है, वो लिटरेचर अपना बना रहा है और एक मशीन उसकी हेल्प कर रही है। और भारतीय कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि कुछ मॉन्यूमेंट्स, भारत के जो मुख्य मॉन्यूमेंट्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पीछे बना के दिए। तो अगर आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफी आप अनुवाद कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं में हिंदी का अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट और इस तरीके के काफी और तमाम टूल्स हैं जो आप साहित्य के सृजन के लिए आप कर सकते हैं। और गूगल ट्रांसलेशन से हमारी लाइफ काफी आसान हो गई है, क्योंकि आप किसी भी चीज को किसी भी भाषा से किसी दूसरी भाषा में आराम से परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के साथ में जो है आप शोध और संपादन में सहायता ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रामरली है, क्विल बॉट है। तो अगर आपकी लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ग्रामरली मैं जब अपने शोध छात्रों के पर्चे, जो 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 उनके पेपर होते हैं, वो जब मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो एआई 1 मिनट में बता देता है कि इसमें 500 गलतियां हैं, 750 गलतियां हैं, फिर वो एक एक करके उनको करेक्ट किया जाता है। तो काफी हैंडी टूल्स हैं, और काफी शोध के संपादन में ये काफी मदद करते हैं। इसी तरीके से काफी सारे टूल्स हैं जो टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट में चीजों को कन्वर्ट करते हैं, और इनसे भी साहित्य के सृजन में काफी मदद मिल सकती है। खासतौर पे अगर स्पीच टू टेक्स्ट है या टेक्स्ट टू स्पीच है, ये हमारे जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनके लिए भी काफी मददगार साबित हो सकती है। इसी तरीके से क्रिएटिविटी या रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए वो एनालाइज कर सकते हैं, कुछ सजेशंस दे सकते हैं। नए पाठक के जुड़ाव के लिए वो सर्च एंड सजेशंस कर सकते हैं। नई नई और डायमेंशंस को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जन्म दिया जा सकता है। अगर हम देखें कि क्या अनुवाद के लिए एआई क्या कर सकता है, तो काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे अमेजन ट्रांसलेट है, क्रिसेंट ट्रांसमार्ट है, गूगल ट्रांसलेट है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर है, डीप हेल है। तो ये सब ऐसे टूल्स हैं जो कोई भी किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा में ठीक ठाक रूप से कन्वर्ट कर लेते हैं। और जैसा कि बालेंदु जी ने बताया कि 5 साल पहले जो ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी थी, वो अभी काफी बढ़ गई है, और अगले 5 साल बाद ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और काफी काफी ज्यादा ये टूल्स इंटेलिजेंट बन रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो डेडिकेटेड लोग हैं हमारे बालेंदु शर्मा जैसे, वो लगे हुए हैं कि इनकी दक्षता इन सब सर्च इंजन्स की और कन्वर्जन इंजन्स की ये बढ़े। तो इसमें काफी सारे भाषाविद लगे हुए हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये मेरा वेब पेज है इंडियन रिसर्च लैब का। बेसिकली मेरा भाषा में मेरा रुचि है, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में मैं अंतर्दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन या ट्रांसपोर्ट इंजन, उस पर मैं काम करता हूँ। तो ये मेरा वेब पेज है। इसमें वेब पेज में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, माई इंजन इज स्टिल प्रोग्रेसिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स, विच स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रूडोल्फ डीजल।
इन 1890 समथिंग। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन। जब इसको, इसी चीज को जब हमने गूगल ट्रांसलेटर को दिया, तो उन्होंने ठीक ठाक उसका जो है कन्वर्जन किया, और उन्होंने उस चीज को लिखा, मेरा इंजन अभी भी तेजी से प्रगति कर रहा है, रूडोल्फ डीजल। तो ट्रांसलेशन जो है भारतीय, जो भी इमीडिएटली आपने वेब पेज दिया उसका ट्रांसलेशन काफी हद तक एक्यूरेट है। इसी इसी प्रकार से एक एक गूगल बार्ड को, जिसका भी जिक्र बालेंद्र शर्मा जी ने किया, गूगल बार्ड को एक कविता लिखने के लिए बोला गया कि भाई साहित्य में कृत्रिम मेधा के ऊपर एक कविता लिखें। तो एक बहुत बढ़िया एक कविता लिखी, शब्दों का कारीगर नया, अक्षरों का खेल अनोखा, एआई में कविता लिखता है साहित्य का नया लोका। मैं पूरा इसको पढ़ूंगा नहीं, आप जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें बड़ी इंटेलिजेंट निकल के आई। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज इसमें निकल के आई, डेटा की खान उसकी स्याही। तो डेटा की खान एक अंडरलाइन है। दूसरा, एल्गोरिदम का संगीत। बालेंद्र शर्मा जी खुश हो रहे हैं क्योंकि उनके मन की मैं बात बोल रहा हूं। तो एल्गोरिदम का संगीत और भावों की नकल कठिन। जो बात उन्होंने बोली कि एआई के थ्रू भाव जो हैं, आप लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इमोशंस, द फीलिंग, फीलिंग को नकल करना अभी एआई के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। आने वाले समय में ये भी पॉसिबल होगा, लेकिन अभी अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। पूर्वाग्रह का भय। मैं कुछ सवालों को देख रहा था कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। पूर्वाग्रह का भय यानी बायसेस। बायसेस, ये एआई की नेचुरल एक एक वीकनेस है। इसी तरीके से नैतिकता की कसौटी पर एआई नया शिष्य जवान। तो नैतिकता जो है उसकी, आपकी क्या नैतिक मूल्य है, किस नैतिकता पे आप उसको खरा उतरना है। मानवीय स्पर्श जरूरी। सो मानवीय स्पर्श जरूरी भी एक कीवर्ड यहां से निकल के आया कि ये मानवीय स्पर्श कितना जरूरी है। नई दुनिया दिखाएगा, तो ये फ्यूचर आपको दिखाएगा, फ्यूचर में लेकर के जाएगा। तो स्वागत करें एआई का। सो ये स्वागत करना पड़ेगा एआई का, और नया इतिहास लिखेंगे एआई और इंसान मिलकर। हाँ, सो इस प्रकार से ये कुछ चीजें निकल के आई हैं। तो अभी मैं इन सब पर मैं थोड़ा सा अपना एक एक मिनट इनके ऊपर लूंगा, और इस पर थोड़ा सा, इसी कविता के ऊपर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो डेटा की खान और एल्गोरिदम जो है, इस पर हम बात करते हैं। तो जो जो इसका, अगर अपन देखें तो इसके अंदर जो भी एआई है, एआई की के लिए एआई जितना अच्छा होगा, जितना उसका डेटा उसके लिए अवेलेबल होगा। तो डेटा जो है अलग अलग तरीकों से एआई यूज करता है। डेटा जो यूज करता है वो इंटरनेट से हो सकता है, पुस्तकों से हो सकता है, जो है आपके टेक्स्ट, इमेजेस, स्पीच, स्ट्रक्चर डेटा, 3D सिग्नल्स, जहां जहां से डेटा आता है उसको आप लेकर के एक आपका फाउंडेशनल मॉडल होता है। उसको यूज करके फिर आप जो है आप एल्गोरिदम यूज करते हैं, पैटर्न की खोज करते हैं। सो एल्गोरिदम के द्वारा डेटा की गहराई से जांच होती है, शब्दों के बीच में रिश्तों को सीखना होता है, जैसे कि कौन कौन से शब्द साथ में आते हैं, किन वाक्यों का क्या मतलब है, किस क्रम में शब्द आते हैं। ये पैटर्न जो है आपके एलएलएम के दिमाग में तार की तरह बनते हैं, सर्किट जुड़ते हैं, जिससे वह भाषा समझता है एलएलएम। अल्टीमेटली एलएलएम भी कंप्यूटर के अंदर ही हो रहा है, तो एक तरीके से वो सर्किट अपने बनाता है, और उसके बाद जो है वो एलएलएम जब ये सब डेटा से ट्रेन हो जाता है, उसके बाद ये अलग अलग चीजें कर सकता है, जैसे कि आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको एनालाइज कर सकता है कि आप क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन जो आप बोल रहे हैं उसमें कर सकता है, इमेज कैप्शनिंग कर सकता है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है। तो ये एक मोटा मोटा जो है इसका एआई का वर्किंग प्रिंसिपल है। डेटा जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना वो ये टास्क अच्छे से कर पाएगा। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें जैसा कि बालेंद्र जो बोल रहे थे, एलएलएम में लगातार सुधार हो रहा है समय के हिसाब से। एलएलएम खुद को चुनौती देता है, वास्तविक डेटा पर दिए हुए सवालों का जवाब देता है, कहानियां लिखनी है, अनुवाद करना है, ये सब करता है। अगर वो ये अच्छे से करता है तो वो अपने आप को उत्साहित करता है। अगर वो गलती करता है तो अपने आप को पीनलाइज भी करता है और अपने आप को सुधारने का मौका देता है। तो वो सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है। इसीलिए जो एलएलएम है, एआई है, ये कंटिन्यूअसली विद टाइम इंप्रूव हो रहा है। अभी इसमें पूर्वाग्रह का काफी भय है, यानी कि जो एलएलएम जो होगा, जो आपका एआई होगा, वो उतना ही अच्छा काम करेगा जितना आप डेटा दे रहे हैं। अगर आपका डेटा बायस्ड है
तो वो बायस्ड आंसर देगा। अगर आपका डेटा लेफ्ट साइड का है तो वो लेफ्ट साइड का आपको लेफ्ट बाय लीनिंग आंसर देगा, राइट लीनिंग है तो राइट लीनिंग आंसर देगा। तो एक ये जो है एमआईटी ने एक टेक्नोलॉजी रिव्यू किया था एआई एआई का। तो उसमें उनका कंक्लूजन ये था कि एआई लैंग्वेज मॉडल्स आर राइट विद डिफरेंट पॉलिटिकल बायसेस। और उन्होंने ये एक फिगर उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो है लेफ्ट लीनिंग हो गया, राइट लीनिंग हो गया, और ये लिबर्टेरियन हो गया, और ये अथॉरिटेरियन हो गया। और सारे जितने भी मॉडल्स हैं उनकी उन्होंने व्याख्या की कि कौन सा लेफ्ट लीनिंग है कौन सा राइट लीनिंग है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादातर जो मॉडल्स हैं दे आर लेफ्ट लीनिंग। तो हमें इस बात की जरूरत है कि बैलेंस एक बनने की जरूरत है। सो एआई में सब कुछ जो है वो डेटा एनालिसिस के बेस पर होता है। जो डेटा अवेलेबल है ट्रेनिंग सेट जो है उसके ऊपर है। और डेटा सेट में आपके सामाजिक, नस्लीय, जेंडर और धार्मिक पूर्वाग्रह में मौजूद अगर होंगे तो एआई का जो सोल्यूशन होगा जो आप उससे पूछना चाह रहे हैं उनमें वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे जो वो कहानी बनेगी और जो वो जवाब देगा वो एक बायस जवाब होगा। और उससे जो है एक पर्टिकुलर टाइप की जो विचारधारा है उसको आप बढ़ा सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की विचारधारा है उसको आप गिरा सकते हैं। समाज में आप जो है गलत फहमियां फैला सकते हैं, समाज में आप असमानताएं फैला सकते हैं, समाज में आप दंगे करा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर गलत इस्तेमाल होगा तो बहुत सारी चीजें बहुत गलत करी जा सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि जितने भी जो एआई के जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो आपके सही पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो। वो बाई पार्टिसान होने चाहिए। वो किसी के लिए मतलब वो बायस्ड नहीं होने चाहिए। तो पूर्वाग्रह ना हो ऐसा देखना बेहद जरूरी है। एआई का जहां तक सवाल है, भारतवर्ष में अभी कुछ समय पहले एआई के जो ये चैट जीपीटी थे इनके जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन ये हिंदुस्तान आए थे। और इन्होंने काफी कहा कि हिंदुस्तान में कोई बना नहीं सकता है, आप लोगों की औकात नहीं है कि आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई चैट जीपीटी का कोई आप बना सको। तो इसको चैलेंज को उठाया गया है। अभी रिलायंस ने आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेट किया है और हम भारत जीपीटी करके एक टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि चैट जीपीटी का राइवल होगा। और ये किसी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा। तो भारत में देश के तौर पर काफी प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं कि हमारे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हों जो किसी तरीके के भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। अब आते हैं भावों की नकल पर। बहुत कठिन है। तो ये एक छोटा सा एक कहानी है जो हम सब लोग जानते हैं कि ये महर्षि वाल्मीकि हैं। ये एक बार गए थे तो उन्होंने देखा कि एक सारस को एक बहेलिये ने मार दिया। और वो उस वक्त पे जो दोनों सारस थे वो प्रणय निवेदन में लीन थे और उसमें से एक जो मेल था उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो फीमेल थी वो भी उसका क्रंदन करते हुए उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। और महर्षि वाल्मीकि ने इसको देखा और महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन का पहला श्लोक वहां पर उसी वक्त पे उनके मुंह से निकला। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमम शाश्वतीय समाह यत्य क्रोम च मथुनाम देव मवधि काम मोहितम। इसका मतलब यह हुआ कि हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति ना मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असाविधान क्रौंच पति के जोड़े में पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। अब ये बहुत डीप इमोशन है। इस डीप इमोशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। वो खुद जब उन्होंने इस श्लोक की रचना की वो खुद आश्चर्यचकित थे कि मेरे मुंह से इतने ये शब्द कैसे निकले हैं। और इसके बाद उन्होंने रामायण की जो है रचना की ये इस इंसिडेंट के बाद। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ देवीय कृपा हुई उनके जिवा पर। ब्रह्मा जी बैठे, जो भी कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने इसकी रचना की। तो मशीन के लिए ये सब करना संभव नहीं है। और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अभी भी भावों का और भावनाओं की नकल करना बेहद मुश्किल है। जब हमारे अपने हिंदी साहित्य को देखते हैं तो इसमें हिंदी साहित्य में भावनाओं के बहुत सारे रस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रृंगार रस, रौद्र रौद्र रस, भयानक, हास्य, शांत, वीभत्स, वीर रस, करुण, अद्भुत,
तो इन सब इमोशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आज की तारीख में कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये काफी सारी पिक्चर्स हैं, जैसे बिहारी जी का सतसई का एक है इंसिडेंट, इसी प्रकार से जो है सूरदास जी जो है कृष्ण भगवान को अपना सुना रहे हैं, इसी प्रकार से जो है ये चंद्रवरदाई का एक है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है निशाना लगा रहा है, 4 फुट 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ताऊ पर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो इस तरीके के जो इमोशंस हैं, ये जो क्रिएटिविटी है, ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये इमोशंस को लाना पर्टिकुलरली ये अभी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भविष्य में ये संभव नहीं होगा, इस दिशा में काफी काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये इस पर जो है एक कहा गया कि अबाउट डीजल इंजन आप लिखिए हिंदी में, और इसमें जो है टोन जो है प्रोफेशनल हो सकती है, कैजुअल हो सकती है, एंथुजियास्टिक हो सकती है, या इनफॉर्मल हो सकती है, फनी हो सकती है। और जब इसको हिंदी में डीजल इंजन के बारे में लिखने के लिए बोला तो काफी अच्छा आउटकम जो है वो निकल करके आया। यहाँ देखिए आप, डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन है जिसको हवा में इतना संपीड़ित किया जाता है कि उसका तापमान डीजल इंजन के प्रज्वलन के लिए पर्याप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें इसने इंफॉर्मेशन लिखी, लेकिन फिर भी अभी की तारीख में मानवीय भावनाएं उत्पन्न करना एआई के लिए लगभग असंभव है। भाववाचक शब्दों की नकल का प्रयास अभी किया जा रहा है, ये कुछ इमोशंस डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अभी जो है वो इन्फेंसी में है और अभी शुरुआती स्टेज है। जैसे जैसे इंप्रूव होगा तो बढ़ेगा। त्रुटियों की अधिकता है अभी भी, मतलब भावनात्मक जब भी आप करने की कोशिश करते हैं उसमें काफी त्रुटियां होती हैं, और इसमें लगातार सुधार का प्रयास हो रहा है। और भाषा पर एक्चुअली इसकी शुद्धता निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आएगा कि नैतिकता की कसौटी क्या है। तो अगर हम नैतिकता की कसौटी की हम बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कंटेंट क्रिएट होगा उस पर स्वामित्व किसका होगा, कॉपीराइट किसका होगा। क्या ये एआई के बनाने वाले डेवलपर का कॉपीराइट होगा क्योंकि एआई जनरेट कर रही है, या डेटाबेस का जो मालिक होगा उसका जो है कॉपीराइट होगा, या जो बंदा उसको चला रहा है उसको उसको कॉपीराइट होगा जिसने क्रिएट किया है, जिसने इंस्ट्रक्शन दिया है, या जो है वो कॉपीराइट जो है सार्वजनिक डोमेन में होगा। इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। सो इन इन सवालों का कोई स्पष्ट समाधान नहीं है। तो उसकी वजह से रचनात्मकता चोरी, कॉपीराइट उल्लंघन, असली लेखक की पहचान को लेकर के विवाद होने की पूरी उम्मीद है, जब तक कि इस पर काफी क्लैरिटी ना आए, कुछ कानून ना बने। और ये जो है अभी अगर आप देखें तो साइंटिफिक लिटरेचर में चैट जीपीटी के ऊपर बहुत लिटरेचर है और काफी वो साइट भी हो रहा है। ये एक गूगल स्कॉलर का एक देख सकते हैं आप, इसमें हमने ये जो ऑथर का नाम है उसको इसको हटा दिया है, लेकिन रोल ऑफ चैट जीपीटी इन पब्लिक हेल्थ, चैट जीपीटी इन जर्नलिज्म। तो चैट जीपीटी साइंटिफिक लिटरेचर में एक्चुअली इसको हम लोग अभी काफी डिस्करेज कर रहे हैं, और क्योंकि इससे काफी रचनात्मकता खत्म हो रही है और चोरी की भी संभावना बढ़ रही है। और स्टूडेंट्स को हम डिस्करेज करते हैं कि आप जब थीसिस लिखें तो कम से कम चैट जीपीटी से ना लिखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना यूज करके नेचुरल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपनी थीसिस लिखें, क्योंकि इसमें कॉपीराइट के इश्यूज हैं, नैतिकता के इश्यू हैं, तो उनका ध्यान रखा जाए। इसमें भी काफी काम होने की उम्मीद है। ये एक लेखक के रूप में भी एआई को मान लिया गया है अभी। ये स्कोपस का एक चैट जीपीटी में एक लेखक मान लिया गया है उनको। और आप देख सकते हैं कि कई जो है पेपर्स हैं जहां पर चैट जीपीटी को ऑथरशिप भी दी हुई है, और ये उनका चैट जीपीटी का प्रोफाइल है। तो 2023 में ही इनको उद्भाव हुआ है और काफी सारे डॉक्यूमेंट इनके नाम पे आए हैं। और ये जो चैट जीपीटी से लिखे हुए डॉक्यूमेंट हैं, इनकी इनकी काफी जो है साइटेशंस भी इनको मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि चैट जीपीटी साइंटिफिक लिटरेचर में भी अपने पैर पसार चुका है, और काफी हद तक उनको एक लेखक के तौर पे भी मान्यता मिल गई है। एथिकल है या नहीं है वो एक विवाद का विषय है, लेकिन ये अभी स्थिति है। अब जनरेटिव एआई की जहां तक बात करें, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हमने इंजन के हैं तो हमने उनको बोला कि भाई आप आईसी इंजन पर एक कविता लिख दीजिए। तो इसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का इस्तेमाल किया, और ये हमने कविता उनसे लिखवाई। तो कविता उन्होंने ठीक ठाक लिखी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने कहा इंजन की धड़कन धूम्रपान की लहर।
अब आप देखिए, इंजन की जो धड़कन है उसमें धूम्रपान नहीं होता है, उसके अंदर धुआं होता है, उसके साथ नेगेटिव इमोशन इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरीके से वो लिखा है वो पॉजिटिव तरीके से लिखा है, धूम्रपान की लहर, जैसे कि हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो है इसकी मतलब यहां पर जो लिखा है वो ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन तुम्हारी कहानी सक्षम बनाती है हमारी यात्रा सुहानी, सक्षम सुचारू और तेज गति आईसी इंजन तुम हो अद्वितीय, ये बढ़िया लिखा है, लेकिन यहां पर गड़बड़ कर दिया है। तो ये कुछ जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी जिनको अभी आयरन आउट करने की जरूरत है। इसी तरीके से ये एक गूगल बार्ड के थ्रू एक जो है इंजन पर एक कविता लिखी है, लोहे का कलेजा तेल का खून, धड़कता रहा ये भीतर का जुनून, आईसी इंजन शक्ति का स्रोत, गाड़ियों को दौड़ाता, पंखा चलाता, रोशनी खोलाता, पिस्टन की धमक, रॉड का नृत्य, क्रैंकशाफ्ट घुमाता, पहिए उछलते, ब्लॉक में गर्मी, एग्जॉस्ट की सांस, हवा का झोंका, पावर का एहसास। अच्छी लिखी है। पेट्रोल की प्यास, डीजल का नशा, इलेक्ट्रिक का भविष्य, धुआं का कलंक, बढ़ता तापमान, पर्यावरण की गुहार, इंजन का बदलाव, ऊर्जा का नया दौर। तो कहने का मतलब है ये, अगर आप मुझसे कहते कि ऐसी कविता लिख दें, 25 साल इंजन में काम करने के बाद मैं उसका 10% भी नहीं लिख पाता। तो उन्होंने एक अच्छी कविता लिखी, तो मेरे को उसमें खुशी हुई पढ़ करके, और एक चेहरे पर स्माइल आती है जब इस तरीके का आप पढ़ते हैं। तो इनको अवॉइड करना भी असंभव है। तो क्या जरूरत है? जरूरत है कि हमें एआई का स्वागत करना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये भी एआई से ड्रॉन एक पिक्चर है जिसमें एक भारतीय युवक है, और मशीन, जैसा कि बालेंदु जी ने कहा कि ये मशीन ट्रांसलेशन या मशीन लर्निंग है, उसका एक स्वागत हो रहा है। और जैसा कि बहुत एप्टली, मैं जस्ट जो उन्होंने पॉइंट रखे मैं उसको रेखांकित करूंगा कि प्रौद्योगिकी जो है वो भाषाओं के बीच की दूरियों को पाट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम मेधा और दूसरी आधुनिक प्रौद्योगिकियां अंग्रेजी के दबदबे से मुक्त होने में हमारी मदद कर सकती हैं। अभी जो है, मैं भारतीय भाषाओं पर अभी 3-4 साल से 5 साल से काम कर रहा हूँ। काम क्या कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं अपने आप को बहुत रिसर्चर भी नहीं मानता हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरी खुद की भाषा उतनी शुद्ध नहीं है। 25 साल से आईआईटी में काम कर रहे हैं, अंग्रेजी में भाषण देने होते हैं, तो खुद की भाषा भी पूरी तरह करप्ट हो चुकी है। तो इंग्लिश बोलते हैं हम लोग, हमें शर्म आती है इस बात पर कि वो शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते हैं, बोलना भी चाहें तो अभी सबसे बड़ी जो हमारी देश की एक शर्मनाक स्थिति है भारत की, वो ये है कि भारत विश्व में एक केवल ऐसा देश है, केवल एक देश भारत ऐसा है जो बड़ी इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी में, जो अपनी भाषा में तकनीकी शिक्षा नहीं प्रदान करता है। भारत अंग्रेजी में जितनी शिक्षा भी अंग्रेजी में लोग जिन भी देशों में हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। आप रशिया चले जाइए, वो रशियन में इंजीनियरिंग कराते हैं। जर्मनी चले जाइए, जर्मन में पढ़ाते हैं। केवल भारत एक देश ऐसा है जहां पर अंग्रेजी उसकी भाषा नहीं है, उसके बावजूद हम अंग्रेजी में ही अपनी इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। और ये एक हमारे लिए एक चुनौती है कि इस चीज को कैसे चेंज किया जाए, और इस चुनौती को चेंज करने के लिए एआई हमारा बहुत सहयोग कर सकती है। जैसा बालिंदु जी ने कहा कि यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा है कि 7200 7200 भाषाओं में से लगभग आधी अगले 80 साल में विलुप्त हो जाएंगी। अगर हम भारतीय भाषाओं और हिंदी को इन सूची में नहीं देखना चाहते, तो हम लोगों को कृत्रिम मेधा को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुले दिल से अपनाना होगा। और ये एआई को हम जो है भारत साहित्य के संरक्षण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लुप्त प्राय भाषाओं का साहित्य एक अनमोल खजाना है, और इनका प्रचार और प्रसार एक जो है चुनौती है। क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास करोड़ों पांडुलिपियां हैं जो बहुत ही जर्जर स्थिति में, उनको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते बहुत ज्यादा समय तक, वो समय के हिसाब से डीके होंगी। तो इसलिए उनको हम जो है उनको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के तरीके यूज करके उनको हम परमानेंटली हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उनका अन्य भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं। जो कुछ ज्ञान उन पांडुलिपियों में है उनको हम अन्य भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। उससे हम लिपि और व्याकरण जो है उन भाषाओं की समझ सकते हैं, और उस भाषा के विद्यार्थियों की और शोधार्थियों की उन सब चीजों में मदद कर सकता है। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें अपनाना होगा, और अपनी जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको हमें प्रिजर्व करना होगा।
अब भारतीय भाषाओं को और साहित्य के प्रिजर्वेशन में आईआईटी कानपुर क्या कर रहा है? तो आईआईटी कानपुर में ये दो वेबसाइट है, heritage.iitk.ac.in और गीता supersite.iitk.ac.in। ये बहुत ही एक अनूठा एक प्रयास है हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का, जिसमें गीता, महाभारत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, आपके वेद, पुराण, वेदांत, उपनिषद, ये सारे जो है इसके अंदर अवेलेबल हैं। और आप उन सब में आप अलग अलग भारतीय भाषाओं में उनको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनका पूरा जो है, इनके जो श्लोक हैं और इनके जो ट्रांसलेशन है और इनका जो ऑडियो है, ये सब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह की को यूज करते हुए, हमारे जो कॉलीग्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उन्होंने इसमें काफी काम किया है। और ये एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है जो हमने भारतीय साहित्य के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने किया है। अब जो है उसके खतरों की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे खतरा है या नहीं है, उसको भी थोड़ा जांच लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आइजैक असिमोव। इन्होंने लिखा है आई रोबोट। अल्टीमेटली ये मशीन लर्निंग है, रोबोट से मिलता जुलता ही है। तो उन्होंने रोबोटिक्स के 3 कानून बताए थे। तो पहला कानून था कि रोबोट कभी अपनी गतिविधियों या निष्क्रियता के कारण इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी हम सब लोग चिंतित हैं कि भाई जो रोबोट है वो टेक ओवर कर लेंगे, इंसानों को मार लेंगे। और उसके बाद जो है काफी सारी फिक्शन मूवीज में देखने को मिलता है कि रोबोट्स हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में सारे इंसानों को खत्म कर दिया है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी खतरा जो है, सब लोग चिंतित है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट एक तरीके का सिनोनिम ही है। तो पहली बात तो ये आप समझिए कि रोबोट कभी भी, पहला सिद्धांत है, रोबोट कभी भी अपनी गतिविधियों से या निष्क्रियता के कारण इंसान का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा सिद्धांत है कि रोबोट को इंसानों को द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना होगा जब तक कि पहले का उल्लंघन ना हो। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहेगा दूसरे को यूज करते हो कि इंसान को मार दो, तो वो नहीं करेगा जब तक कि, क्योंकि ये सेकंड स्टेप जो है ये पहले का वायलेशन होगा। तो सेकंड स्टेप को नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा बिकॉज दिस विल वायलेट द फर्स्ट लॉ। और तीसरा जो है, रोबोट खुद के अस्तित्व की रक्षा करेगा जब तक कि उसने पहले और दूसरे नियम का उल्लंघन ना हो। यानी कि अगर उसके बावजूद भी अगर कोई आप उसको कोई ऐसा आदेश देंगे कि ये पहले 2 नियम वायलेट करे, तो वो नहीं करेगा और उसके बाद वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये 3 नियम है। और ऐसा ही कुछ कुछ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी लागू होगा। तो इससे हमें अननेसेसरी डरने की और इसके बारे में भ्रांतियों से, या ये हमें हमारे लिए नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसको यूज करने में हमें विवेक को इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्योंकि विवेक के साथ ही इसको यूज करना है, इसके खराब तरीके से भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें मानवीय स्पर्श होना बेहद जरूरी है, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का आईना होता है। साहित्य क्रिएशन किसी भी समय पर, किसी भी युग में, उस युग में क्या क्या जो है समाज की इथोस हैं, क्या एथिक्स हैं, क्या उनका रहने सहने का तरीका है, उसके हिसाब से ही साहित्य का सृजन होता है। तो इसलिए यह जरूरी है कि एआई द्वारा रचा गया साहित्य भी एक नैतिक, सकारात्मक और जिम्मेदार समाज की दिशा में मार्गदर्शन करे। और इसके लिए ये जरूरी है कि हम डेटा की निष्पक्षता, अनबायस्ड डेटा सेट और डाइवर्सिटी, वी हैव टू एंश्योर दीज थिंग्स, कि डेटा जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए और विविध होना चाहिए, जो हमारे आज के समाज को पूर्णतः रिफ्लेक्ट करे। और एआई द्वारा लिखे गए साहित्य पर मानवीय संपादन और नैतिक जांच, ये बेहद जरूरी है। तो अनसुपरवाइज्ड लिटरेचर क्रिएटेड बाय एआई, ये एनकरेज नहीं होना चाहिए। उस पर हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नेचुरल इंटेलिजेंस होना चाहिए। नेचुरल इंटेलिजेंस शुड बी द फाइनल फिल्टर बिफोर द लिटरेचर। जिससे मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट किया हुआ जो साहित्य है, उसको हम समाज में लाने के पहले उसको नेचुरल इंटेलिजेंस के थ्रू फिल्टर करें। और कॉपीराइट और स्वामित्व के ऊपर जो है स्पष्ट कानून बनाने होंगे। और नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देने वाला एआई प्रशिक्षण करना होगा। और मानवीय रचनात्मकता और स्वतंत्र लेखन को प्रोत्साहित करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यही कहें कि भाई सारा लिटरेचर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ही करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीय रचनात्मकता आपकी जो है उसको, और स्वतंत्र लेखन को हमें प्रोत्साहित करना होगा। तो इसी
के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात के लिए बेहद आभारी हूँ कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया